Welcome again to our channel. If you are new in our channel, please do like, share and subscribe the video. So in this video we are going to deal with the chapter acid, bases and salt. This is the one stop revision. Okay, so one shot revision है ये. तो इसमें हम लोग पूरा एसिड, बेसिस, सॉल्ट, इंडिकेटर्स सारे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे ओनली इन वन वीडियो. क्यों? बहुत अजीब लग रहा है ना वन वीडियो में, बट कोई बात नहीं, एक वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर आज कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब आता है सबसे पहले इसमें कंसेप्ट एसिड्स का. तो वाटर एसिड्स, एसिड्स वो होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयंस को किसमें, वाटर में. उनका शावर होगा टेस्ट और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लो एसिड्स के बारे में फटाफट. क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन को डिप्लीट करेंगे वाटर में, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, और क्या करेंगे? दैट इज़ कि शावर होगा वो टेस्ट में, शॉर होगा, खट्टा टाइप होगा. सो एसिड्स के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे. आप लोगों ने बैटरी में भी बहुत बार एसिड्स का यूज़ किया होगा. सल्फ्यूरिक एसिड का जो आप लोग घर में यूज़ करते हो बैटरी में डालने के लिए, जनरली उसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं. आपके पेट में जो होता है डाइजेशन के लिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो कुछ एसिड्स जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं. तो जो हम लोग मैन मेड प्रिपेयर्ड एसिड होता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं, एंड जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, उसको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. सो ऑर्गेनिक एसिड्स में आप लोग ले सकते हो साइट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड वगैरह, जो सारे जो नेचुरली ऑकरिंग्स हैं. एंड आप मिनरल एसिड में H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो एक्सेट्रा जो है आपका मिनरल एसिड्स में आ जाएगा. क्यों? है ना. सो मैंने आपको एसिड्स बता दिया क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कितने दो टाइप्स के एसिड्स होते हैं, मिनरल एंड ऑर्गेनिक. मैंने उसके एग्जांपल्स भी दे दिए. तो अब देखो कि अब क्या होगा. अब देखो एसिड्स का रिएक्शंस अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ही डील करेंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. हम लोग बहुत डीप में घुस नहीं रहे हैं, उसके लिए अलग वीडियो भी आएगी. ये वन स्टॉप रिवीजन है. तो इसमें मैं देखता हूँ कि एसिड्स का जब रिएक्शन होगा विथ मेटल तब क्या होगा. मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा एसिड तब क्या होगा. तो यहाँ बोलता है कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा. सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा. जैसे आपके पास एक प्यारा सा एग्जांपल ले लिया गया है यहाँ पे मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? दैट इज H2SO4. आपको बचपन से ही पता है, नहीं है तो लिख लेना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl. ठीक है. नाइट्रिक एसिड HNO3 वगैरह वगैरह आप सारा लिख लेना. अगर आपको नहीं आता तो मैं सारे एसिड बेसिस का भी एग्जांपल्स में का एक हो सके तो चार्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो अब देखो, अब जब एसिड जो है रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज. जब मैग्नीशियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. तो वो H2 गैस को तो लिबरेट कर ही रहा है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट का क्या बना रहा है? मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है. तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है 8th-9th वाला, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं देन लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक चलते चले जाते हैं. तो इसमें आपने पढ़ा है कि रिएक्शन जब होता है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है कि जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है. तो सेम कंडीशन देखो यहाँ भी फॉलो हो रही है ना. मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो उसने लिबरेट कर दिया हाइड्रोजन को और उसका जगह लेकर के मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया. सिमिलरली आप अगर लेते हो जिंक प्लस H2SO4 का, आप अगर लेते हो जिंक प्लस H2SO4 का अगर एग्जांपल लेते हो तो उससे भी क्या होता है? ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? लिबरेट कर देगा. तो यहाँ पे पता चल रहा है ना कि जिंक जो है मोर पावरफुल है, वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है. सो दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वो उसको लिबरेट कर रहा है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके क्लासेस में जो अगर आपसे कोई ज़्यादा पावरफुल बच्चा है तो वो लीस्ट पावरफुल बच्चे को रिमूव कर देता है उसके प्लेस से. अब देखो रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स. अब रिएक्शन जब एसिड करेगा कार्बोनेट्स के साथ तब क्या होगा? तो जनरली कार्बोनेट्स होता है क्या है? कार्बोनेट्स में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 3 एटम्स अगर मिक्स कर दोगे तो वो कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन कहलाता है, जिसको आप लोग CO3 भी कहते हो, जिसको CO3 कहते हो आप लोग. सो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दिया गया प्यारा सा, देख लो. बोलता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स में आपको दिया गया सोडियम कार्बोनेट. ध्यान से Na2CO3 Na सोडियम CO3 इज कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl को अभी मैंने बताया था कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था. तो जब वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बना रहा है? NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है.
H2O का फॉर्मेशन और CO2 का फॉर्मेशन। ध्यान से सुनो, सोडियम के साथ क्या हुआ कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ बन करके और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके वाटर का फॉर्म कर दिया, और कार्बन और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने मिल करके क्या किया, उसने बना लिया अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे सोडियम जो था वो रिएक्टिव, यहाँ भी रिएक्टिव का तुम लोग देख सकते हो और लीस्ट रिएक्टिव का, उसने क्लोरीन का प्लेस ले लिया और हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया। और हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रहना चाहता था, तो उसने ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर दिया, और ऑक्सीजन के जो बच गए थे 2 एटम्स उसने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। आई होप कि आपको रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इसके साथ कोई भी यहाँ पे रख सकते हो, आप सोडियम की जगह पोटाशियम रख सकते हो, कैल्शियम रख सकते हो, HCl की जगह आप H2SO4 रख सकते हो, HNO3 रख सकते हो, आप जो चाहो वो कार्बोनेट्स के कंपाउंड और एसिड्स का रख करके आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो। आंसर विल बी द सेम, आप अच्छे से देख लेना। अब रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जब कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो बेसिकली वो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और हम लोग उसका जो लिखते हैं वो होता है दैट इज HCO3। हम लोग टर्म्स जो लिखते हैं उसको HCO3 बोलते हैं। तो अब देखो रिएक्शन जब करेगा एसिड बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैं आपको एकदम इजी से इजी एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ ताकि फर्दर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड H2 और CO2 का फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ भी सेम केस है, जब कार्बोनेट के केस और तुमको लग रहा होगा कि ये भी दोनों सेम है, लेकिन बट वैलेंसी का डिफरेंसेस है। वहां देख लो कि वहां पे बैलेंस करने के लिए 2 का यूज किया गया, बट यहाँ पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है पहले से ही। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम इधर भी 1 सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 2 एंड तुम्हारे ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन 1 हो गए, तो सारे तुम देख सकते हो बैलेंस्ड है। तो जब बाइकार्बोनेट्स के साथ जब इन्होंने रिएक्ट किया तो यहाँ पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं की, और इसमें भी सेम चीज लिबरेट होगा H2O उसका साल्ट के साथ H2O प्लस CO2। ध्यान से एक बार सुनो, मैं तीनों का समरी दे देता हूँ 1 2 3 जो रिएक्शंस है। पहले में क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल, तो सॉल्ट के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सेकेंड में क्या करेगा, सॉल्ट रहेगा एज इट इज, प्लस वहाँ पे H2O वाटर और CO2 ऐड हो जाएगा, और थर्ड एज इट इज रहेगा, बाइकार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट वाटर और CO2 वहाँ पे वो लिबरेट करेगा। आई होप कि आपको ये सारे रिएक्शंस क्लियर है। सो सिमिलरली बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, सिमिलैरिटी यानी कि क्या होता है, समानता। किसी भी चीज के बीच में सिमिलैरिटीज आप लोग देखते हो, मैथमेटिक्स में आप लोग सिमिलैरिटीज प्रूव करते हो। तो अब हम लोग को देखना है कि आप कहते हो कि उस लड़के में, उस टॉपर लड़के में और वो जो दूसरी टॉपर है, वो दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसा भी आप लोग बोलते हो। तो सिमिलैरिटी मतलब समानता, एकता, इस टाइप से आप समझो। तो अब एसिड और बेस में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, क्या समानता हो सकती है। सो बोथ यहाँ बोलता है कि दोनों एसिड और बेस जो है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और प्रोड्यूस करेगा आयंस इन वाटर। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताया, जो दोनों एसिड और बेस है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और प्रोड्यूस करेगा आयंस को वाटर में। सेकेंड थिंग जो है, बोथ एसिड और बेस जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, बोथ बेसिस एंड एक्स इलेक्ट्रोलाइट्स होगा यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा एसिड भी बेस भी, और वो दोनों प्रोड्यूस करेंगे आयंस को वाटर में। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, दोनों का जो बोथ देम चेंजेस कलर, लिटमस पेपर के दोनों कलर चेंज करेंगे, कोई ब्लू को रेड करेगा, कोई रेड को ब्लू करेगा। सो अब देखो, अब तो ये हमने सिमिलैरिटी पढ़ी, अब हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस भी दिए गए हैं एसिड्स के। अब वो क्लासिफिकेशंस क्या है एसिड्स के, तो एसिड्स जो हैं वो क्लासीफाई किए गए एज ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ध्यान से, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक और एक मिनरल। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड क्या है, ध्यान से सुनना। तो एसिड जो कि डिराइव होंगे प्लांट और एनिमल्स से, जो नेचुरली ऑकरिंग होंगे उसको ऑर्गेनिक बोल देंगे, और जो नेचुरली नहीं ऑकरिंग होंगे उसको हम लोग बोल देंगे मिनरल एसिड, जिसको हम लोग मिनरल से बनाते हैं। तो जैसा कि ऑर्गेनिक का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, साइट्रिक एसिड जो कि फ्रूट से मिलता है, फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट वगैरह से मिल जाता है। सो अब जो मिनरल एसिड है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। सो वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, और वेयर एज साइट्रिक एसिड तो हम लोग खा भी लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑर्गेनिक में उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। बट इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो जो है डिसोलाइज करते हैं आयन
को एक्वा सॉल्यूशन में। आप अगर एग्जांपल लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड, कितना हाथ जला देता है। एसिड अटैक जितने भी होते हैं यूज़ किया जाता है उनमें सल्फ्यूरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके प्रेजेंट होता है स्टोमक में, वो खाना को पचाने में यूज़ करता है। सोचो कितना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मोस्ट हाईली रिएक्टिव एसिड्स। तो देखो यहाँ पे तुम कितने डेंजरस हो रहे हैं आपके मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा खतरा नहीं रहता, वेरएज मिनरल में काफ़ी खतरा रहता है, वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। सो नाउ A weak acid is the one which does not dissociate completely ions in aqueous solution। अभी मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो मिनरल एसिड्स हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं किसमें, आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाले सॉल्यूशन में वो क्या करेगा, पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा अपने आयंस को। फॉर एग्जांपल आप एसिटिक एसिड का देख लो, यहाँ पे आपके पास देख लो एसिटिक एसिड जब हाइड्रोजन के साथ जब क्या कर रहा है, सॉरी वाटर के साथ जब डिसोसिएट कर रहा है वाटर में, तो देख लो CH3 जो एसीटेट, ठीक है, एसीटेट और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। एसीटेट और हाइड्रोजन अलग अलग हो जा रहे हैं, बट वो कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं हो रहे हैं। देखो एरो दोनों तरफ हो रहा है, एरो का सिंबल दोनों तरफ है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं, और एरो का मतलब एक तरफ होता है तो वो मतलब होता है कंप्लीटली डिसोसिएट्स है। जैसा कि मैं केस में यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो कंप्लीटली एरो जो इक्वल हो रहा है, इसीलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पूरा का पूरा डिसोसिएट्स है। और यहाँ वेयरएज देख सकते हो कि यहाँ दोनों तरफ एरो हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स नहीं है। अब देखो, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया वीक एसिड और मिनरल एसिड में कि वो क्यों नहीं डिसोसिएट कंप्लीटली एक्वा सॉल्यूशन में। जो नहीं करते हैं वो वीक होंगे और जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अब देखो एसिड जो है ऑल्सो भी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। अब एसिड कुछ डाइल्यूट होते हैं, कुछ कंसनट्रेटेड होते हैं। मतलब डाइल्यूट का मतलब भर भर के पानी डाल दो एसिड में, डाइल्यूट कर दो एसिड को, पानी डाल के। कहते हो ना कि दूध में खूब सारा पानी दे दिया जाता है, बट यहाँ पे अगर यहाँ क्या हो रहा है कि वैसे ही एसिड में क्या करें, खूब सारा पानी दे दो, डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन अगर वो ओरिजिनल है, ज़्यादा पानी नहीं मिला है, तो दैट इज नोन एज कंसनट्रेटेड। तो जिसमें लो कंसंट्रेशन होगा उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, विच हैज़ लो कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन, दे आर नोन एज डाइल्यूट एसिड्स। जिसका लो कंसंट्रेशन होगा एक्वा सॉल्यूशन में वो डाइल्यूट एसिड हो गए, और जिनका हाई कंसंट्रेशन होगा एक्वा सॉल्यूशन में, पानी वाली सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जिसका हाई होगा वो क्या होगा, दैट इज़ हाई जिसका होगा दैट इज़ योर कंसनट्रेटेड, और जिसका नहीं होगा हाई कंसंट्रेशन वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। जिसमें ज़्यादा पानी रह जाता है वो डाइल्यूट हो जाता है। So the advisable to add acid to water and not vice versa। आप उसमें एडिविजिबल आप पानी उसमें एसिड में डालो और या फिर नहीं डालो, ठीक है। सो बिकॉज जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होता है वाटर में एसिड को डालने से, तो इसीलिए डायरेक्टली एसिड को डालने से मना किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कभी भी ऐसा मत करना एसिड में जाके पानी डाल देना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एसिड्स में कंसंट्रेशन बढ़ के आप पे भी उछल के आ सकते हैं। सो ये क्योंकि वहाँ पे हीट जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, और जो हीट रिलीज़ होगी वहाँ वो लार्ज और इनफ होगा काउज हार्म करने में, और जो लार्ज होगा और इनफ होगा काउज हार्म करने के लिए। एसिड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन आयंस के भी बेसिस पे इट को क्लासीफाई किया गया, जिसको हम लोग मोनोपोट्रिक एसिड कहते हैं, जो कि एक वो होते हैं जो कि हम लोग को मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मोल ऑफ एसिड देता है। ध्यान से, मोनोपेट्रिक एसिड अगर कोई पूछ दे तो बोलना कि जो विच गिव्स द मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मोल ऑफ एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक होता है डिप्रोटिक एसिड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। तो डिप्रोटिक एसिड्स वो होंगे जो कि प्रोड्यूस करेगा मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस पर मोल ऑफ एसिड, जो कि 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ पे 1 मोल हो रहा था। किसमें, मोनोपेट्रिक में 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था, और डाईपेट्रिक में क्या हो रहा है, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन आयंस के पर मोल ऑफ एसिड्स में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें जो मोनोपेट्रिक का एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, मोनोपेट्रिक, और आपको ये भी क्लियर है डाइपेट्रिक, एंड आपको मिनरल, ऑर्गेनिक वगैरह भी अच्छे से क्लियर है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्लियर है। सो अगर नहीं क्लियर है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सो आगे चलते हैं अब। सो नाउ बेसिस। अब तो ये बात रही एसिड्स की, अभी तक हम लोगों ने डील किया एसिड्स को। अब एसिड्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। बेस क्या होता है,
हम लोग अब बेस को अब जानेंगे। अब बेस क्या होते हैं ना, बेस आर दोज विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस जो कि OH आयंस को प्रोड्यूस करेगा वाटर सॉल्यूशन में, और ये क्या होते हैं, इनका सोपी फील होता है और बीटर टेस्ट होता है, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को जो है ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्या पहचान होगी, सोपी फील है ना, बीटर टेस्ट, रेड लिटमस को जो है वो क्या कर देंगे, ब्लू में चेंज कर देंगे और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस को पानी वाले सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। सो इनको जो है एल्केलाइज भी बोलते हैं, ठीक है। इनको जो है बेसिस जो कि वाटर सॉल्यूबल, अब देखो सारी बेसिस जो है वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, और जो बेसिस वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग एल्किली बोलते हैं, ठीक है, एल्किली बोलते हैं जो वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं। बट सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, जो सॉल्यूबल होंगे उसको हम लोग एल्किली बोलेंगे। सो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जैसे कि मैंने बता दिया, उनका एक बेटर टेस्ट होता है, सोपी फील होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ। सिमिलरली एज एसिड्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस को जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। सिमिलरली एज किसके, एसिड्स के, ये भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। सो एग्जांपल देख लो, अब क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस। अब देख लो, अब देखो रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। अब मेटल्स के साथ बेसिस का आप रिएक्शन देख लो, तो बेस रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बेस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मेटल के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब देख लो, मेरे पास एक बेस है NaOH, जिसको मैंने Zn मेटल के साथ अब रिएक्ट करवाया, तो उसने क्या बनाया, और उसके साथ मैंने क्या किया, सोडियम को भी जोड़ दिया। मैंने यहाँ क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Zn को जोड़ा, फिर सोडियम को और जोड़ दिया, तो इसने Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो और एक रिएक्शन अगर आप देखना चाहो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, तो NaOH प्लस Zn का सिर्फ अगर रखते हो तो ये बनाता आपका Zn। ये आपका यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि सोडियम यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर उसमें सोडियम ऐड हो रहा है, तब वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को यहाँ भी लिबरेट कर रहा है। सिमिलरली एज एसिड्स में आपने देखा था कि वो भी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे थे मेटल के साथ रिएक्ट करके, और ये भी बेसिस भी लिबरेट कर रहे हैं। तो मैंने ये आपको बताया था सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एंड बेस में। अगर उस पार्ट को आपने मिस किया तो जाकर के अभी देखो वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब ये जब बेस जब रिएक्ट करेंगे एसिड के तब क्या होगा। अब देखो, एसिड भी रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और बेस भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, जब बेस रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो फॉर्म करेंगे सॉल्ट और वाटर का। तो देखो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवा दें तो पोटासियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्म हो रहा है, पोटासियम क्लोराइड और वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड के और बेस के बीच में, तो वो सॉल्ट KCl जो है सॉल्ट है और वो H2। अगर एग्जांपल और लोगे एक और, तो ये NaOH प्लस आप रख दो H2SO4, तो इट विल मेक Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट Na2SO4 आपका सॉल्ट है और H2O आपका वाटर है। इससे आपको पता चल गया कि जब रिएक्शन होगा एसिड्स के साथ बेस का, तो अब क्या होगा, वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे सॉल्ट फॉर्म करके। अब देखो, अब रिएक्शन का अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो होते हैं जो नॉन मेटल से के जो ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि CO2, ये एक कार्बन नॉन मेटल है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, मेटल है। दोनों का रिएक्शन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया और उसको हम लोग ऑक्साइड भी बोलते हैं O2 को। सो बीइंग रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो वो भी फॉर्म करेंगे सॉल्ट और वाटर का। तो ये देखो, सोडियम को जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या, सोडियम कार्बोनेट और वाटर को का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको आप बोलते हो, दैट इज अ सॉल्ट, दैट इज अ सॉल्ट एंड और जो H2O है आपका वाटर है। और आप लोग को अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो सॉल्ट खाते हैं वो कौन सा सॉल्ट होता है, तो दैट इज NaCl कॉमन सॉल्ट के साथ आपके एडिंग करके आपको दिया जाता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट NaCl का आप ईट करते हो, ठीक है। सो आपको मैंने रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड और एसिड्स के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस,
अब क्लासिफिकेशन क्या होगा बेसिस का, जैसे कि जनरली मैंने आपको क्लासिफिकेशन एसिड्स का बताया था स्ट्रॉन्ग वीक वाला, तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी बेस जो है कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं। अब देखो बेसेस आर क्लासिफाइड एज एक स्ट्रॉन्ग बेस और एज अ वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कि डिसोसिएट करेंगे कंप्लीटली इनटू एक्वस सॉल्यूशन, अपने आयंस को जो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में, वो क्या होगा, जो पूरी अच्छे से घुलेगा, वो हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और जो है वो जो नहीं करेगा वैसा, वो वीक बेस कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो सकता है, वीक बेस आपका हो सकता है NH4OH जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस हो जाते हैं। तो वीक बेस क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में, और जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे अपने आयंस को इन दी एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो है बेस को जो हम लोग डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में भी बेस को भी हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो डाइल्यूट में क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन लो होगा बेस का एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे, और जिस बेस का कंसंट्रेशन हाई होगा एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड बेस बोलेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जिसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा जिस बेस का इन द एक्वा सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेटेड, एंड जिसका लो हो जाएगा दैट इज डाइल्यूट। आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड वाला। सो नाउ अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस की ताकत या और एसिड की ताकत हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन से। तो देखो डिसोसिएशन कंटेंट्स ऑफ वीक बेसिड और द वीक बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आपके पास यहाँ पे वीक बेस और वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कंटेंट्स आपके एग्जांपल दिया गया, जो कि एक CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड है, और वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, CH2COO और H3O का वो रिलीज कर। तो अब देखो यहाँ पे सिमिलरली अमोनिया जो है, सॉरी अमोनियम जो है वो क्या कर रहा है, NH3 और जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले केस में भी आप देख सकते हो, ये क्यों है, ये क्योंकि ये प्रॉपर इक्वल नहीं हो रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहे अपने आयंस को। ये देखो इधर का आयरो और एक आयरो ऐसा बना हुआ है, सो इसका मतलब होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं। अगर वही इक्वल टू का साइन होता तो ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो सपोज HA अगर वीक एसिड है तो डिसोसिएशन कंस्टेंट जो रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर देंगे HA + H2O, क्योंकि जब भी होगा तो H2O में ही होता है डिसोसिएट्स वाटर एक्वा सॉल्यूशन में। तो आप देख सकते हो बाकी का रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मैंने ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखाया है। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कितना ज़्यादा ताकत हो सकता है एसिड का और बेस का। सो जिस स्केल से हम लोग मेज़र करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को, उसको हम लोग क्या कह देंगे, पीएच स्केल। तो मैं बताता हूँ पीएच स्केल क्या है, जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिटरमाइन करेंगे और उनके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को डिटरमाइन करेंगे एसिड या बेस के, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहेंगे, जो जनरली हमारा 0 to लेकर के 14 होता है। 0 to लेकर के 14 हम लोग लेके चलते हैं क्या, पीएच स्केल को। अब देखो अगर pH = 7 है, अब मैं यहाँ पे मैंने आप लोग को pH स्केल मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है पहले से चार्ट, एक डायग्राम दे रखा है, इससे और अच्छा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब सबसे पहला बोल रहा है कि अगर pH 7 है तो मीन्स द सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है। अगर पक्का पक्की 7 हो गया ना आपका pH, बोल रहा है कि पक्का पक्की आपका 7 हो गया pH, तो वो आपका जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन यानी वो बेस बन जाएगा। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा अल्कलाइन, 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। तो इससे पता चलता है कि अगर आप 7 pH 7 से नीचे चले जाते हो अगर किसी भी चीज़ का, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन वो बढ़ने लगता है। और अगर आगे चले जाते हो 7 से 14 तक, और 14 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, 14 तक ही होता है 0 to, तो 14 तक आप चले जाते हो तो हाईएस्ट 14 बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है और लोएस्ट 0 आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और 7 पे पक्का पक्की न्यूट्रल होता है। तो आई होप कि आपको ये पीएच स्केल क्लियर है। तो पीएच स्केल इज नथिंग बट जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को डिटरमाइन करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयंस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट इज नोन एज पीएच स्केल। और ये जनरली 0 to 14 होता है। अगर पक्का पक्की 7 है तो न्यूट्रल, उससे कम जाइएगा तो एसिड, और उससे आगे जाइएगा तो अल्कलाइन। आई होप कि आपको ये क्लियर। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्या होगा पीएच का। अब देखो ह्यूमन बॉडी वर्क एट अ पीएच अबाउट 7.4। अब ह्यूमन बॉडी का जो है वो पीएच कितना वर्क करता है, वो 7.4 पे वर्क करता है। स्टोमक का जो पीएच है ऑफ 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाँ, स्टोमक का अगर कोई आपसे पीएच पूछ दे तो आप बोलना 2 है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस है। एज वी नोट की दैट कि हम लोग पीएच स्केल से जितना नीचे जाएंगे एसिडिक होता ही चला जाता है। जब वहाँ एसिड प्रेजेंट है तो पीएच तो अपने आप डाउन होगा ही। सो इट इज़ नीड एक्टिवेशन ऑफ पेस्पिन प्रोटीन रिक्वायर्ड प्रोटीन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप जो एसिड जो लोअर होंगे पीएच, आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो आपके बैक्टीरिया स्किल नहीं होंगे, आपके प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, आपके फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होंगे, इंजाइम्स अच्छे से नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपके दांत में जो कीड़े लग जाते हैं, जो गम कैविटी हो जाता है, तो टूथ में भी क्या करते हैं बैक्टीरिया क्या एसिड्स को प्रेजेंट कर एसिड को क्या करते हैं रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका कैविटी भी लग जाता है। सो उससे बचने के लिए आपको ब्रश करनी चाहिए ताकि वो आपके दांत में सड़न ना ला पाए केमिकल्स को प्रोड्यूस करके, एसिड्स को प्रोड्यूस करके। सो मैनी एनिमल और प्लांट जो प्रोटेक्ट अपने आप को करते हैं बाय दी हार्मफुल एंजाइम और पेनफुल इरिटेटिंग एसिड्स को या एंड बेस को स्किन में छोड़ करके। जैसे कि आप लोग बीज, वॉस्प, एंट वगैरह अगर आपको कभी काटी होगी तो आपको पता होगा कि उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने बचाव के लिए आपके शरीर में एसिड्स और बेस का या तो एसिड या तो बेस का उसमें रिलीज कर देते हैं आपके बॉडी में। सो आपको आई होप कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेस पता चला गया कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट में करने में यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक आपका खाना पचाता है, कुछ बैक्टीरिया आपके मुंह में माउथ गम का कारण बन जाते हैं आपके दांतों में जा करके। सो नाउ अब जो क्या बोलता है कि अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। तो बोलता है जब हनी बी जो है स्टिंग करता है एक पर्सन को, तो वो एसिडिक लिक्विड को आपके अंदर इंजेक्ट करता है और रबिंग विथ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रॉन्ग एरिया रिलीफ। अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको जिस एनिमल ने काटा है तो उसने आपके अंदर रिलीज किया एसिड या फिर बेस को, तभी आप उसके अच्छे से इलाज कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको हनी बी ने काटा है तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा इंजेक्ट करोगे, क्योंकि उसने एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट किया है आपके अंदर, तो आप उसको बेसिक में फॉर्म करोगे। अगर वहाँ पे आप एसिडिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हो तो वो आपको और हर्ट करेगा, अगर नींबू वहाँ पे रगड़ लेते हो तो। वैसे ही यहाँ पे वास्प जो है वो आपके अंदर अल्कलाइन यानी कि बेसिक लिक्विड को, सॉल्यूशन को जब आपको काटता है, इंजेक्ट करता है, तो वो आपके अंदर छोड़ देता है। तो जब आप अगर मिल्ड एसिड लाइक अगर विनेगर से अगर वहाँ पे रब करते हो या साइट्रिक एसिड नींबू वगैरह से, तो उससे आराम मिलता है, ना कि उसके जगह आप बेस रगड़ने लग जाओ, उससे आराम नहीं मिलेगा, उससे दर्द बढ़ेगा। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एनिमल ने आपके अंदर किस टाइप का एसिडिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन को रिलीज किया। सॉइल जो पीएच है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं बेस्ट पीएच स्केल ऑफ सॉइल को, जो कि अगर 7 है तो बहुत बेस्ट है किसके, प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सॉइल का जो पीएच इफेक्ट होता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फील्ड में, इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइजर का आप लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल बी एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट पीएच स्केल सुटेबल फॉर ग्रोथ प्लांट्स। हाँ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या केमिकल्स का, ताकि वो सुटेबल बनाए ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के पीएच स्केल को मेंटेन करने के लिए। तो सॉइल इज टू एसिडिक है तो देन इट इज ट्रीटेड विद मिनरल्स मटेरियल लाइक क्विक लाइम। अगर सॉइल जो है अगर आप उसका नापते हो अभी सॉइल का, तो अगर वो ज़्यादा एसिडिक निकल जाता है तो उसमें आप क्विक लाइम वगैरह या साल्ट लाइम डालते हो तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। और इफ़ अगर सॉइल जो है टू अल्कलाइन है तो उसमें आप डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डाल के, जैसा कि डेड एंड डिकम्पोज चीज़ें डाल करके आप उसे अच्छे से बना सकते हैं। सो नाउ अब आता है कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट। अब ये सॉल्ट का कंसेप्ट क्या है, अब देखिए, अब हमने एसिड बेसिड तो पढ़ लिया, एसिड और बेसिस। अब सॉल्ट क्या होता है, अब हम लोगों ने कॉमन चीज़ देखा था ना एसिड और बेस में कि वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा था जब उसके रिएक्शंस हो रहे थे। अब ये सॉल्ट है क्या, तो देखिए सॉल्ट जनरली होते हैं व्हेन एसिड एंड बेस जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड और बेस जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्यों, है ना। सो मैंने आपको बताया था, अपने सारे रिएक्शंस में भी देखा कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है कंबाइन करेंगे टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्म कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्मॉल बेस करेंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl कॉमन सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, H2O का वहाँ पे फॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपका जो इक्वेशन 1 आपने मैंने दिखाया एग्जांपल 1, वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है NaCl और H2O। NaCl जो है न्यूट्रल सॉल्ट है।
सो नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अगर कंबाइन करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वहाँ वीक एसिड था और बेस था जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा था। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर एक साथ कंबाइन करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो वो अमोनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ज़्यादा, वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट होता है जो नहीं खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। सो नाउ सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग को अगर कर दे बेस को, जैसे कि एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कर दें, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पावरफुल बेस है और एसिडिक एसिड वीक एसिड है, तो उसके साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो CH3OONA दैट इज़ सोडियम एसीटेट जो है, और जो सोडियम एसीटेट है वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा और H2 का फॉर्मेशन होगा। अगर वीक एसिड है और क्या है, स्ट्रॉन्ग है बेस, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेसिक सॉल्ट। अगर क्या है, वीक है बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फॉर्म होगा एसिडिक सॉल्ट। एंड जहाँ पे अगर दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे होगा न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्यूशन, और दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना अब अगर देख सकते हो तो मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज टेबल सॉल्ट, जो आप लोग देखते हो, टेबल सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, जिसको आप लोग खाने में यूज़ करते हो। अब नाउ इंडिकेटर्स, अब मैं आपको लास्ट में ख़त्म करने से पहले इंडिकेटर्स भी समझा देता हूं, जो कि आपको बहुत बेसिक चीज़ है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच इंडिकेट कि एसिडिक है सॉल्यूशन या फिर बेसिक है बाय द कलर चेंजिंग या फिर दूसरे मेथड से, ठीक है। तो जो कलर चेंजिंग करके बता देंगे आपको कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, तो उसी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि आपके पास लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज, फेनप्थलीन, मिथाइल रेड एक्सेट्रा। और आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से लिटमस पेपर का तो मैंने आपको बताया ही था अच्छे से एग्जांपल, और इसमें आप हिबिस्कस ले सकते हो, चाइना रोज ले सकते हो, वगैरह वगैरह का यूज़ करके भी उसको भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आप लोग ले सकते हो। तो बेसिस क्या कर देता है, टर्न लिटमस को ब्लू में कर देता है, रेड लिटमस को, और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है। अगर आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, एसिड में रेड डाल दोगे, बेस में ब्लू डाल दोगे, तो वहाँ पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कलर चेंज। क्यों? क्योंकि आपने गलत आप कर रहे हो इंडिकेटर का यूज़। तो फेनप्थलीन रिमेन कलरलेस होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड, और टर्न हो जाता है पिंक में बेस में। तो अगर फेनप्थलीन को आप किसी सॉल्यूशन में डालना, तो अगर वो पिंक हो गया तो समझना वहाँ बेस है, और अगर वहाँ कुछ कलर चेंज नहीं हुआ तो आप समझना वो एसिड है। सिमिलरली हल्दी आप लोग के कभी कभी खाने पे लग जाता होगा, तो टर्मरिक इज आपको बहुत बेसिक एग्जांपल और बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपके कपड़ों पे लग जाता होगा, तो आप लोग देखते होंगे कि मम्मी जब उस पर साबुन रगड़ती है तो वो क्या होता है, वो रेड हो जाता है। सिमिलरली जब साबुन उसके ऊपर से पानी डाल के हट जाता है तो वो वापस वही कलर में आ जाता है वापस। तो इससे क्या पता चलता है कि बेस में टर्मरिक क्या होता है, रेड में चेंज हो जाता है, और एसिड के साथ उसका कोई भी चेंज नहीं होता है। सो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। एसिड, बेस, सॉल्ट, देयर क्लासिफिकेशन, इंडिकेटर्स, रिएक्शंस, सारे कुछ को होल चैप्टर का जो निचोड़ है हम लोगों ने एक वीडियो में कर लिया, जो सिमिलरली सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और मैंने आपको एक एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मैंने आपको बताएं। अगर आप इस लेक्चर को अगर पूरे ध्यान से समझ लोगे तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो आई होप कि यू लाइक द वीडियो. So this is the end of video. If you like the video, please do like, share and comment. Also subscribe our channel and press the bell icon so never miss an updates. So आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और अदर सब्जेक्ट्स की क्लास 9th एंड 10th की वीडियो ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस चैनल। एंड क्योंकि ये अभी हमारा न्यू चैनल है, सो अभी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं वो तो जल्दी आ जाएगा। एंड हम लोग अगर आप 1000 सब्सक्राइबर जब करोगे तो हम इस पर लाइव सेशंस भी लेना स्टार्ट करेंगे। सो शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. So we will do the live session on 1000 subscribers. So I hope, take care, bye bye till the next video.